पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा किया था रिसर्च के चरणों पे या सोपान भी उसे कहते हैं। कोई भी रिसर्च कितने चरणों में पूरा होता है। ठीक है, 8 चरण में हमने बातें किया था कि रिसर्च कंप्लीट होता है आपका। और अब हम रिसर्च के दौरान आपसे बहुत सारी बातों में परिकल्पना, सैम्पलिंग, इन सब का प्रयोग किया था। तो आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि परिकल्पना क्या होती है और इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस, ये होता क्या है। ठीक है, तो परिकल्पना शोध की समस्या से संबंधित एक जितने भी आप समाधान ढूंढते हैं, आप रिसर्च करना शुरू करते हैं, शोध जिस विषय में आपको करना होता है उसमें कुछ समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आपके मन में, आपके दिमाग में जितने भी संभावित समाधान आते हैं या जिन पे आप विचार करते हैं वो सब क्या है, वो आपकी परिकल्पनाएं हैं विषय से संबंधित। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। परि, इसका मतलब होगा आसपास, आसपास या चारों ओर। ठीक है, और कल्पना, कल्पना का मतलब होता है चिंतन। ये जब आप किसी विषय वस्तु पर चिंतन मनन करते हैं तो क्या होता है, कल्पना। इन दोनों शब्दों से मिल करके क्या बनता है, परिकल्पना। यानी आप शोध प्रक्रिया में जो समस्या है उसके लिए कितने समाधान आप ढूंढ के ले आए हैं, जितने भी समाधानों पर, जितने भी सॉल्यूशंस पे आप विचार करते हैं वो सब क्या है, परिकल्पनाएं हैं। और उनमें से कोई परिकल्पना आप तर्कों द्वारा सही मानते हैं, अपने तर्क द्वारा आप सही अगर मानते हैं तो उन्हें अपने रिसर्च के लिए तैयार रखें कि हमें यही सत्य है और इसी को क्या करना है, प्रमाणित करना है अपने रिसर्च के माध्यम से। ठीक है, परिकल्पना जॉन डब्ल्यू वेस्ट थे, उनके अनुसार क्या है परिकल्पना, इनका नाम पूछ सकता है, जॉन डब्ल्यू वेस्ट। इनके अनुसार परिकल्पना क्या है, तो इनके अनुसार कल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है। क्या है, एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप से, ध्यान रहे, अस्थायी रूप से उसे सही मान लिया जाता है। किस रूप से, एक विचार युक्त कथन है, एक विचार युक्त कथन है जिसे अस्थायी रूप से सही मान लिया जाता है। सही मान लिया जाता है। ठीक है, और जो प्रदत्त यानी जो आंकड़े हैं उनके आधार पर, तथ्यों के आधार पर, भाई आपने बहुत सारे आंकड़े कलेक्ट किए हैं, बहुत सारे तथ्य आपने इकट्ठा किया है, इनके आधार पे परिस्थितियां कैसी हैं, इन सब को ध्यान में रख करके क्या करते हैं, इस परिकल्पना की व्याख्या करते हैं आप। अब ये अगर परिकल्पना सही है तो सही है, और अगर ये गलत है तो आप दूसरी परिकल्पनाओं पे काम करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अस्थायी रूप से इसे सही माना जाता है। अब ध्यान दें, इनके अनुसार अस्थायी रूप से इसे सही माना जाता है। किसको, विचार युक्त कथन है, आपके विचारों से उपजा है ये। अस्थायी रूप से इसलिए इसे सही माना जाता है क्योंकि जब आपने अभी तक रिसर्च नहीं किया है, समस्या का समाधान आपके मन में ही है, आपने चिंतन मनन ही किया है। भाई समस्या आपके सामने आई, आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि अच्छा ये सॉल्यूशन होगा, उसमें से किसी एक को आपने फाइनल किया कि यही सॉल्यूशन होगा, लेकिन सामने वाले ने कहा कि आप कैसे कह रहे हो कि यही सॉल्यूशन होगा, फिर आपने कहा कि मैं रिसर्च करूंगा इस पर। अब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, तथ्य इकट्ठा करते हैं, उनका एक्सप्लेन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और फिर आप ये साबित करते हैं कि जो आपने माना है शुरुआत में अस्थायी ही तो है, वो कन्फर्म तो नहीं है। तो जो अस्थायी रूप से सही माना है आपने, वो सही है या गलत है, इसका निरीक्षण आप लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। परिकल्पना की विशेषताएं क्या है, परिकल्पना के बगैर वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य करना संभव नहीं है। शोध की प्रक्रिया में कभी भी समस्या का समाधान किया जाता है तो समाधान के लिए कहा गया कथन परिकल्पना है। ध्यान से सुने कि रिसर्च की प्रक्रिया में कभी भी जब समस्या का समाधान किया जाता है, कोई प्रॉब्लम से जब उसका सॉल्यूशन किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, तो सॉल्व करने के लिए जो भी आपने कहा है, जो आपने कथन कहा है कि इस तरीके से समस्या खत्म हो जाएगी,
तो वो तरीका, जो तरीका आपने बोला है, वही तरीका क्या है? कल्पना है या परिकल्पना है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि परिकल्पना समस्या का अस्थायी समाधान होता है। ठीक है, परिकल्पना क्या है? समस्या का अस्थायी समाधान होता है। अस्थायी समाधान होता है। ठीक है, परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करती है, यानी जो समाधान है आपका वो निर्धारित करता है कि जो आपने तथ्य इकट्ठा किया है वो सही है, वो सार्थक है, वो यूजफुल है या फिर बेकार है। परिकल्पना समस्या का सीमांकन करती है, यानी आपका समाधान ही समस्या को क्या कर रही है? रोक रही है। भाई गरीबी एक समस्या है, आपने उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढा, क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अब क्या है? अब वो समस्या बंध गई, अब उसका एक दायरा बन गया। कौन सा दायरा? कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो समस्या यहीं खत्म, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ तो समस्या और विकराल रूप ले लेगी, हो सकता है कल को भुखमरी को जन्म दी। यानी आपने अगर दायरा बना दिया तो किसका दायरा बनाएंगे? समाधान का, यानी परिकल्पना का। ठीक है, अगर आपने परिकल्पना सोच ली है, समाधान सोच लिया, तो अब वो समस्या उस समाधान से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि वही समाधान है जो उस समस्या को खत्म कर रहा है। तो ये क्या करता है? ये समस्या का सीमांकन करता है, यानी सीमा निर्धारित करता है। परिकल्पना से सिद्धांत विकसित होते हैं, सिद्धांत को विकसित करने में सहायता मिलती है। परिकल्पना व्यापक, तार्किक और समस्याओं से संबंधित होनी चाहिए। परिकल्पना आपकी समस्याओं से ही संबंध रखनी चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो परिकल्पना में होती हैं और होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं परिकल्पना के प्रकारों पे। इसके अगर प्रकार की बात की जाए तो बहुत सारे हैं। वर्णनात्मक परिकल्पना, ठीक, ऐसे संबंधात्मक परिकल्पना है, द्विचर बहुचर है, संबंधात्मक, एक चर, द्विचर परिकल्पना, कार्यकारी परिकल्पना, ठीक है, वैकल्पिक परिकल्पना, ऐसे शून्य परिकल्पना है, कारणात्मक परिकल्पना है, बहुत सारी परिकल्पनाएं होती हैं। शून्य परिकल्पना और भी कई सारी परिकल्पनाएं होती हैं, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है? आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, जिससे कि आपका एग्जाम संबंध रखता है और क्वेश्चन, हम उन्हीं पे बात करेंगे। तो 3 तरह की परिकल्पनाएं हम देखते हैं, एक कार्यकारी परिकल्पना, एक शून्य परिकल्पना और एक वैकल्पिक परिकल्पना। हम इन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, एक होता है कार्यकारी परिकल्पना। ये क्या होती है? कार्यकारी परिकल्पना का मतलब होता है वर्किंग हाइपोथेसिस। क्या? वर्किंग हाइपोथेसिस। ठीक है, इस परिकल्पना में क्या होता है? शोध प्रक्रिया में समस्या के समाधान के लिए, जो समस्या है उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, कि प्रारंभिक अनुमान लगाया जाता है। किसमें? कि जिसके आगे जांच आपको करनी है। आपने समस्या ढूंढ ली और फिर आप उस समस्या से संबंधित क्या कर रहे हैं? डाटा वगैरह जो है उसको कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट करने के दौरान आप क्या करेंगे? साहित्य का पूर्वावलोकन करेंगे, रिव्यू करेंगे एक बार। वो साहित्य वो होगा जहाँ से आपको डाटा मिलना है, जैसे किताब है, मैगजीन है, पत्रिकाएं हैं। तो आपके जो समस्या है, जो उस पर आपको रिसर्च करना, उसी से संबंधित वो साहित्य भी होगा जिसका आपको रिव्यू करना है। उसे रिव्यू करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे? एक परिकल्पना का निर्माण करेंगे। तो वो होता है वर्किंग हाइपोथेसिस। ध्यान रहे, यहाँ हाइपोथेसिस, परिकल्पना पहले भी मैंने बताया कि परिकल्पना का निर्माण आप करेंगे क्योंकि वो एक समाधान है, लेकिन ये वर्किंग हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले आप डाटा को कलेक्ट कर लें और साहित्य का सर्वे कर लें। सर्वे करने के बाद में आप परिकल्पना दें, तब ये होगा क्या? वर्किंग हाइपोथेसिस। एक होता है शून्य परिकल्पना। क्या है?
शून्य परिकल्पना। ठीक है, इसको H0 हाइपोथेसिस शून्य कहते हैं, इसको H0 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसके जो प्रतिपादक हैं वो आर ए फिशर हैं। कभी कोई ये पूछ लेता है, प्रतिपादक आर ए फिशर, ठीक है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। इस परिकल्पना में हम मान कर चलते हैं कि जो चर होते हैं, वेरिएबल्स, जो परिकल्पना में जो घटक हैं उन्हीं को चर कहेंगे। ठीक है तो जो चर होते हैं उनके बीच में एक संबंध पाया जाता है, और उन संबंधों का अध्ययन करके फिर हम ये तय करते हैं कि उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। पहले तो हम जो चर हैं उनके बीच में संबंधों का अध्ययन, भाई जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक कैसे कह सकते हैं कि कोई संबंध है कि नहीं है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि किसी भी समस्या या घटना के बीच में जो चर हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जो हमारी समस्या है, जो हमारा रिसर्च है, जो समाधान जिस पे हमें ढूंढना है, उसके लिए हम क्या मानकर चलते हैं कि चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, शून्य संबंध है। जैसे एक आम धारणा है कि कोचिंग से क्या होता है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार आता है। प्रदर्शन का मतलब, अगर विद्यार्थी है तो वो कैसा प्रदर्शन करेगा, परफॉर्मेंस अपनी नॉलेज का करेगा, अपनी जानकारी, अपनी समझ का। यानी कोचिंग से जो बच्चे होते हैं, कोचिंग पढ़ने से उनमें क्या होता है, सुधार आता है या प्रवर्तन आता है, यानी वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। ये आम धारणा है, करते हैं कि नहीं, ये तो आम धारणा हो गई। लेकिन जब हम शून्य परिकल्पना की बात करेंगे, जीरो हाइपोथेसिस की, उसमें हम ये मान लेंगे कि छात्र कोचिंग में जाने से पहले और कोचिंग पढ़ने के बाद, इन दोनों स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये दो चर हो गए ना, कोचिंग पढ़ने से पहले छात्र और कोचिंग पढ़ने के बाद में छात्र। इन दोनों के बीच में भाई आम धारणा तो ये है कि जब कोचिंग पढ़ लेगा वो तो उसके प्रदर्शन में सुधार आ जाएगा। लेकिन जब हम जीरो हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि कोचिंग पढ़ने से पहले और कोचिंग पढ़ने के बाद में उनके बीच में कोई प्रदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी शून्य परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये होता है क्या, जीरो हाइपोथेसिस। हम दो चरों के बीच में जो संबंध होता है उसको जीरो मान लेते हैं। अब हमने मान तो लिया कि कोचिंग पढ़ने से पहले कोई छात्र में जितना कमजोर है वो कोचिंग पढ़ने के बाद भी वैसे ही रहता है, ये हमने मान लिया। लेकिन अब हम इसको साबित कैसे करेंगे, भाई साबित तो करना पड़ेगा हमें, या तो फिर हम अकेले मानकर बैठे रहें। तो जो हमने माना है वो हमें साबित करना पड़ेगा। हमने माना किस आधार पे, शून्य परिकल्पना, जीरो हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट हमने दिया। हमने कहा कि कोचिंग पढ़ने से पहले और बाद में भी स्टूडेंट एक जैसा ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, शून्य परिवर्तन होता है। अब ये हमने मान लिया, लेकिन अब इसको हमें क्या करना है, इस कथन की पुष्टि करनी है, यानी ये हमें अब साबित करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए साक्ष्य ढूंढेंगे। साक्ष्य मतलब एविडेंस, कि कैसे हम साबित करें कि कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर क्या करना होगा कि कोचिंग से पहले बच्चे के पास जा करके उससे बातचीत, उसका आकलन करेंगे, एब्जॉर्वेशन करेंगे कि कोचिंग पढ़ने से पहले बच्चा कैसा है। और फिर जब वो कोचिंग पढ़ के निकलेगा तब हम उसको जांच करेंगे। भाई एक सैम्पलिंग लेंगे ना, तो जो डाटा हम कोचिंग पढ़ने से पहले कलेक्ट करेंगे और कोचिंग पढ़ने के बाद में, और फिर उस डाटा को क्या करेंगे, उस आंकड़े का व्याख्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, और ये तय करेंगे कि हमारी जो परिकल्पना है वो सही है, हमने जो माना था वो सही है या झूठ, वो गलत है। यही होगा शून्य हाइपोथेसिस। ठीक है, तो कोई निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, या तो फिर हमारी बात सही होगी या तो फिर हमारी बात गलत होगी। तो जो हम स्टूडेंट के बीच में जाके आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे रिसर्च का पार्ट बनेगा। तो जो जीरो हाइपोथेसिस है वो यही है। ठीक है, एक वैकल्पिक परिकल्पना होती है, वैकल्पिक परिकल्पना। ये कैसे होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये शून्य परिकल्पना आपकी गलत होती है और बच्चों को में प्रदर्शन में सुधार आता है, तो फिर अगर शून्य परिकल्पना फेल हो जाए तो क्या करते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अगर ये फेल होगा तब ये परिकल्पना अपनाया जाएगा। ये जो वैकल्पिक परिकल्पना है, ये कानून के इस एक मान्यता होती है कानून की कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसके खिलाफ साक्ष्य या सबूत या एविडेंस ना मिल जाए। यानी
आप किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल्स तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य न मिल जाए। सबूतों पर आधारित जो परिकल्पना है, क्या कहेंगे इसे? सबूत या साक्ष्य आधारित परिकल्पना। अगर साक्ष्य नहीं है तो आपकी परिकल्पना सही नहीं है। ठीक है, तो इस परिकल्पना को आप यही समझ लीजिए कि जब तक साक्ष्य नहीं मिलता है तब तक किसी को आप क्रिमिनल्स नहीं कह सकते हैं, यानी साक्ष्य बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे एक शिक्षक के रूप में आपकी ये धारणा है कि ग्रामीण और शहरी छात्रों के क्लास प्रदर्शन में अंतर है। आपने ये मान लिया, आप एक अध्यापक हैं और आपने कहा कि जो शहर के बच्चे हैं और जो गांव के बच्चे हैं, इनके क्लासरूम में जो परफॉर्मेंस है उसमें अंतर है। ठीक, लेकिन शून्य परिकल्पना कहती है कि कोई अंतर नहीं है, दो चरों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है उनके संबंधों में। ठीक है, जैसे मैंने कोचिंग में उदाहरण दिया आपको शून्य परिकल्पना में, लेकिन वो दो चर जो हैं कोचिंग करने से पहले और कोचिंग करने के बाद, वो दो चर दो फील्ड से भी तो हो सकते हैं, वो गांव और शहर के भी हो सकते हैं। तो आप एक अध्यापक के तौर पे कहते हैं कि शहर और गांव के बच्चों के प्रदर्शन में अंतर होता है, लेकिन शून्य परिकल्पना क्या कहता है कि कोई अंतर नहीं होता है, यानी इन दो चरों के बीच में। दो चर कौन है? शहर के बच्चे और गांव के बच्चे। तो अब आप छात्रों में से एक प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग लेंगे। सैंपलिंग का मतलब होगा अब 1000 छात्र हैं अगर, तो उसमें से 100 छात्रों को आप बाहर निकालेंगे। किसके लिए? सैंपल के तौर पे, ये साबित करने के लिए कि अंतर होता है कि नहीं होता है प्रदर्शन में। ठीक है, तो जब आप प्रतिदर्श का चयन कर लेते हैं तो फिर आंकड़े एकत्रित करते हैं और परिकल्पना की कथन, यानी आपने कहा कि अंतर होता है, इस कथन को क्या करेंगे आप? टेस्ट करेंगे, यानी इसका परीक्षण होगा। तो अगर आप परीक्षण करेंगे तो किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ना। उस सैंपल का जब आप परीक्षण करेंगे 100 बच्चों में देखेंगे तो फिर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि या तो अंतर होता है या तो फिर नहीं होता है। ठीक, तो ये पूरी विधि क्या कहलाती है? वैकल्पिक हाइपोथेसिस या फिर वैकल्पिक परिकल्पना कहलाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि तीनों परिकल्पनाओं में अंतर क्या होता है। वर्किंग परिकल्पना कहती है कि आप साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आप समाधान ढूंढेंगे। शून्य परिकल्पना कहती है कि दोनों चरों के बीच में जो संबंध है उसमें कोई अंतर नहीं होता, शून्य अंतर होता है। और वैकल्पिक परिकल्पना कहती है कि जब तक साक्ष्य ना हो तब तक हम आपकी कोई बात नहीं मानने वाले हैं, यानी आपने जो कहा है आप उसको साबित कीजिए। ठीक है, तभी वो सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रतिदर्श के बारे में। बार बार ये शब्द हमने इस्तेमाल किया, प्रतिदर्श या न्यायदर्श। ये क्या होता है? प्रतिदर्श या न्यायदर्श या सैंपल। ठीक है, ये क्या होता है? किसी अनुसंधान प्रक्रिया में, यानी जब कोई आप शोध कार्य कर रहे हैं तो उसको सरल बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए जनसंख्या में से व्यक्तियों या तथ्यों को चुन करके जब आप अलग करने लगते हैं, यानी वही टोकरी में आम वाली हालत है कि भाई अगर एक टोकरी आम है तो पूरी टोकरी आम का टेस्ट करने की बजाय आप एक आम का टेस्ट लेंगे, अगर वो मीठा है तो पूरी टोकरी का आम मीठा होगा। तो जनसंख्या के किसी हिस्से से कुछ लोगों को बाहर करके सैंपल के तौर पे उनसे डाटा कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सैंपलिंग कहलाती है। ठीक है, इसे नमूना भी कहते हैं। ये बहुत से लोगों से सुनते होंगे कि नमूना दिखाओ। तो नमूने का मतलब यही होता है कि आप सैंपल कलेक्ट कीजिए, सैंपल दिखाइए। आप स्टोर पे जाते हैं दाल खरीदने, तो आप चावल खरीदने जाते हैं, दाल खरीदने, तो कहते हैं दुकानदार से कि जरा सैंपल दिखाइए कैसा है। तो वो लेकर आता है आपको मुट्ठी भर चावल या दाल दिखाता है और फिर आप सोचते हैं कि इसको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, जैसे अगर जनसंख्या की बात की जाए तो मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में 10 लाख लोग रह रहे हैं। 10 लाख लोग हैं। अब इसमें से 1000 लोगों को आपने क्या किया? सैंपल के तौर पे बाहर निकाल लिया। अब इन्हीं के गुणों को, इनके गुणों को और क्या करेंगे? आप अध्ययन करेंगे और आप मान लेंगे कि इस क्षेत्र के 10,000 लोगों में लगभग यही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है क्या? सैंपलिंग। इसके प्रकारों की अगर बात की जाए कि कितने प्रकार की सैंपलिंग होती है, एक होता है संभाव्य प्रतिदर्श। ध्यान रहे, क्या होता है? संभाव्य प्रतिदर्श, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग।
इसी को प्रायिकता भी बोलते हैं। प्रायिकता का मतलब कि संभावनाएं कितनी हैं। किसी जनसंख्या के किसी इकाई को सैंपल में सम्मिलित करने के लिए क्या करें, उसका चयन संयोग पर किया जाता है, संयोग पर निर्भर होता है। संयोग का मतलब इत्तेफाक, ठीक है, उस पर निर्भर होता है। जैसे हेड और टेल की बात आ जाए, पासा की बात आ जाए, लॉटरी विधि भी इसी में आता है कि आप लॉटरी 1000 लोग हैं, उसमें से आपको सिंपल लेना है, तो 1000 लोगों का नाम लिखिए और 10 लोगों का सिंपल लेना है, तो 10 पर्ची आप निकाल लीजिए, तो जिनका नाम आए उन्हें आप सिंपल के तौर पे अलग कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि 1000 लोगों में सबको चांस है कि सब आ सकते हैं। सब कैसे, ये निर्धारित नहीं ना कौन आएगा, किसको सेलेक्ट करने के, तो वहाँ 1000 के हजारों लोगों को सेलेक्ट करने की संभावना कितनी है, इक्वल है, बराबर संभावना है कि कोई भी उसमें से सेलेक्ट हो सकता है सैंपलिंग के लिए। इसमें भी 2 तरीके की बात की जाती है, 3 तरीके से। जैसे ये तो बात समझ में आ गई कि संभाव्य प्रतिदर्श का मतलब होगा संयोग बस सिलेक्शन, ठीक है। जैसे लॉटरी विधि है, पासा है, लिख लीजिए। जैसे लॉटरी, पासा या टॉस, टॉस मतलब हेड और टेल, इस विधि का प्रयोग करते हैं। टॉस विधि का प्रयोग करके जब हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, प्रयोग करके जब सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें 3 तरह की विधियां आती हैं। एक तो होता है साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, यही एग्जाम में आया हुआ शब्द है। इसमें 3 तरह की विधियां होती है। नंबर 1 साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, ठीक है, अंग्रेजी में सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता जो रिसर्चर है, वो रिसर्च की जो प्रॉब्लम्स हैं, शोध समस्याओं की, पूरी जनसंख्या में से कुछ सैंपल का क्या करता है, चुनाव कर लेते हैं। लॉटरी में ये मेथड यही होगा, क्योंकि ये इसी का प्रकार हम देख रहे हैं, तो मेथड यही होगा। लॉटरी है, पासा है, टॉस है, किसी भी मेथड से कुछ जनसंख्या का चुनाव किया जा सकता है, और फिर उसी में से उन्हीं के गुणों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। और फिर ये पता करते हैं कि वो जनसंख्या में, उसके व्यवहारों में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें यही है कि जो पूरी जनसंख्या हो वो सजातीय होनी चाहिए। सजातीय का मतलब कि उसमें विविधता नहीं होनी चाहिए। जो उस क्षेत्र की जनसंख्या हो उसमें किसी तरह की कोई डाइवर्सिटी ना हो, एक जैसी हो सारी जनसंख्या, तो फिर उसमें से हम कुछ सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5000 लोग हैं, और इस 5000 में से हम 100 लोगों का सैंपल लिए, ठीक, 100 लोगों का क्या किए, लॉटरी विधि अपनाए, और लॉटरी मेथड से हमने 5000 लोगों में से 100 लोगों का सैंपल निकाल लिए। ये हैं हमारे प्रतिदर्श। अब इनके गुणों का अध्ययन हम करते हैं और फिर बता देते हैं कि ये जो 5000 लोग हैं इनमें लगभग यही गुण होंगे, बशर्ते ये 5000 लोग एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, यानी ये सजातीय हों, एक जैसे ही हों, इनमें कोई विविधता ना हो।